हेलो विद्यार्थियों, आज हम सामाजिक मानव शास्त्र में गोत्र पर विचार विमर्श करेंगे। गोत्र से हमारा तात्पर्य सामान्यतः काल्पनिक पूर्वजों के समूह से है। यानी कि हम ये कल्पना करके चलते हैं कि हमारे पूर्वज ये रहे होंगे, उन पूर्वजों के समूह को हम मानते हैं गोत्र का भाग। गोत्र एक पक्षीय परिवारों का वह संकलन है जिसके सदस्य अपने को एक काल्पनिक पूर्वज का वंशज मानते हैं कि हम किस वंशज से हैं। यह एक पक्षीय परिवारों का संकलन है, यानी कि या तो माता की तरफ से एक पक्षीय परिवार या पिता की तरफ से, दोनों में से किसी एक तरफ से जो भी हमारे वंशज हैं वो एक गोत्र के रूप में कहलाते हैं। गोत्र की अगर विशेषता की बात करें तो गोत्र वही विवाह है, यानी एक गोत्र में कभी विवाह नहीं होता। गोत्र सामान्य काल्पनिक पूर्वज के इर्द गिर्द विकसित नातेदारी संगठन है, यानी कि जो काल्पनिक पूर्वज है उसके इर्द गिर्द जो है जो नातेदारी का संगठन बनता है, जो नातेदारियां पनपती हैं, उसको गोत्र कहते हैं। यह एक पक्षीय है, या तो माता की ओर से यह होगी एक पूरा पूर्वज का संकलन या परिवार का संकलन, या फिर पिता की ओर से एक परिवार का संकलन होगा। उस संकलन को ही हम गोत्र कहते हैं। सामान्यतः गोत्र किसी काल्पनिक पूर्वज से उत्पत्ति है, परंतु यह आवश्यक नहीं कि वह पूर्वज कोई मानवी हो। वह हो सकता है पशु, पक्षी, भेड़ या कोई जानवर, कोई पौधा, किसी प्रकार की भी हो सकता है। जनजातियों में तो यह इसी रूप में होता है। हिंदुओं में गोत्र द्विज वर्णों में पाया जाता है। द्विज वर्ण यानी कि आपके ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य, इनको द्विज वर्ण कहा गया है। इनमें ही गोत्र पाया जाता है। गोत्र की सर्वप्रथम चर्चा बौधायन नामक ग्रंथ, जो 800 BC से 400 BC के बीच लिखा गया था, में मिलती है। गोत्र का अर्थ हिंदुओं के अंदर गाय से जन्मा, उसको ही गोत्र कहा जाता है। हिंदुओं में 7 गोत्र पाए जाते हैं: भारद्वाज, विश्वामित्र, कश्यप, वशिष्ठ, अत्रि, जमदग्नि और गौतम। ये 7 गोत्र हिंदुओं में पाए जाते हैं।